नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ, और हमारे साथ हमारे मेहमान प्रोग्राम में आ चुके हैं विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, समीर चौगांवकर साहब स्टूडियो में आ चुके हैं, और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी बस कुछ सेकंडों में आप गिनती कीजिए, बस 10 तक आपके बीच में होंगे वो। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर कहानी कुर्सी की में निकली अमित शाह साहब के इंटरव्यू से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज न्यूज एजेंसी ANI को एक इंटरव्यू दिया, और लगभग 40 मिनट के इंटरव्यू में आधे घंटे से ज्यादा उन्होंने बात की है, जिसे हम PM-CM बिल कह रहे हैं, जो अभी JPC को भेजा गया लोकसभा में जब वो पेश हुआ, कि अगर 30 दिन तक किसी भी इवन प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, मंत्री, किसी को भी अगर 30 दिन हिरासत में रख ली थी कोई एजेंसी, तो वो उसके बाद पद पर नहीं रह पाएगा। उसका या तो वो इस्तीफा दे दे अगर बेल नहीं मिलती है तो, वरना 31वें दिन उसकी कुर्सी ऑटोमेटिकली चली जाएगी। अब इस बिल को लेकर खूब हंगामा हुआ साहब। आप इसके पीछे की सारे पृष्ठभूमि जानते हैं। जब ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया था होम मिनिस्टर ने, उस वक्त भी जबरदस्त विरोध देखने को मिला हाउस के अंदर। माइक तक पकड़ लिए गए, गृह मंत्री को चौथी रो में जाकर के फिर इसको JPC को भेजने की अनुशंसा करनी पड़ी। ये सारी बातें हुई थी, तो उसको लेकर उन्होंने आज एक इंटरव्यू दिया है। अब इसमें दो बातें प्रमुख तौर पर आज स्पष्ट हो गई। एक कि आने वाले बिहार इलेक्शन के अंदर एंटी करप्शन, ये भारतीय जनता पार्टी का, NDA का एक बहुत बड़ा आधार रहेगा चुनाव में जाते हुए। इंटरव्यू में एक सवाल उनसे यह पूछा गया कि क्या इसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ऑन बोर्ड हैं। उन्होंने कहा पूरी तरीके से हमारे सारे सहयोगी हमारे साथ हैं इस मुद्दे के ऊपर। सवाल यह भी हुआ कि बल्कि होम मिनिस्टर ने खुद कहा कि इसके लिए हमको 2/3 बहुमत की जरूरत होगी राज्यसभा में पास कराने के लिए। सवाल पूछा गया कि 2/3 बहुमत तो आपके पास नहीं है, ये तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, सहयोगियों से चल रही है। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत कीजिए, हम वो 2/3 बहुमत भी ले आएंगे, और कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सांसद इस मुद्दे पर अपनी पार्टी लाइन से हटकर हमारा साथ देंगे। यह दावा आज होम मिनिस्टर ने किया। तो जो मैं आपसे दो बातें कह रहा था साहब, एक तो ये कि ये मुद्दा बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से उठाने वाली है, और उनके कोर एजेंडे में से या चुनाव के एजेंडे में ये एक प्रमुख एजेंडा रहेगा। और दूसरा, सरकार आश्वस्त है इस वक्त कम से कम कि वो इस बिल को पास भी करा ले जाएगी। अब ये कैसे होगा, आपको मैं अगर अंकगणित बताऊं इस वक्त जो बनता है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त की स्थिति लोकसभा में खास तौर पर 2/3 बहुमत से कोई बिल पास करा लेने की दिखाई नहीं देती है इस सरकार की। उसमें जितने फेंस सिटर होते हैं जो ना इंडिया गठबंधन में है ना जो NDU में, अगर आप उनको भी जोड़ लेते हैं तो भी बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी सरकार को इतना समर्थन लाने के लिए। इस वक्त लोकसभा में 542 सांसद हैं, और 2/3 के लिहाज से 362 सांसदों का समर्थन चाहिए लोकसभा में इस बिल को पास करा लेने के लिए, और NDA के पास हैं 293, मतलब उनको 69 सांसदों के समर्थन की और जरूरत है। और जो पार्टियां बचती हैं वो बाकी छोटी छोटी पार्टियां हैं, जिसमें आप YSR कांग्रेस के 4 सांसदों की बात कर सकते हैं, BRS के भी शायद 4 हैं। आप इसमें अगर BJT के सांसदों को भी जोड़ लें तो भी ये 70 सांसद जो उनको और चाहिए, अतिरिक्त सांसद चाहिए, वो संख्या नहीं है इस वक्त सरकार के पास, NDA के पास। तो फिर ये लोग आएंगे कहां से? तो सवाल अब इससे ये उठता है कि क्या अब BJP ने जो तैयारी की है इस बिल को लाने से पहले, या तो ये शुद्ध केवल बिहार में माहौल बनाने के लिए है, पास कराना उद्देश्य ही नहीं है। JPC को चला गया है, JPC अपनी रिपोर्ट कब देगी? अगले सत्र तक तो बिहार का इलेक्शन भी हो जाएगा, उसमें पास हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर आगे के लिए टल जाएगा, या तो ये मंशा है। लेकिन अगर इसको पास कराना है तो कौन टूटेगा? इंडिया गठबंधन की कौन सी पार्टियां टूटेंगी? कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी है स्टालिन साहब की पार्टी, DMK की पार्टी, समाजवादी पार्टी, DMK, और उसके बाद फिर आता है तृणमूल का नंबर। क्या इनमें से कोई पार्टी जो है वो सरकार का साथ देगी? तृणमूल कांग्रेस तो कह चुकी है हम JPC में भी नहीं जाएंगे, अखिलेश यादव कह चुके हैं हम JPC में भी नहीं जाएंगे इस बिल पर जो बहस के लिए बनाई गई है। तो फिर आखिर ये समर्थन आएगा कहां से? क्या कांग्रेस पार्टी के सांसद साथ देंगे इस बिल को पास कराने के लिए? तो इस पर हम बात करेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी प्रोग्राम में आ गए। सर, बहुत स्वागत आपका। तो मैं पहले आपको उस इंटरव्यू का वही हिस्सा सुनवा रहा हूं जिसमें ये 2/3 बहुमत की बात हुई, और सीधा जब पूछा गया कि 2/3 बहुमत फिलहाल आपके पास नहीं है, तो ये संख्या बल कहां से आएगा? सुनिए इस पर होम मिनिस्टर अमित शाह का जवाब। संसद के अंदर चुनी हुई सरकार कोई भी विधेयक लाए या संवैधानिक संशोधन लाए, इसको सदन के सामने रखने में क्या विरोध हो सकता है? जबकि मैंने स्पष्ट कर दिया था कि इसको हम दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपेंगे, वहां आप आपके विचार व्यक्त कर सकते हैं। और दूसरा, जब इस पर मतदान हो
तब आप आपका मत व्यक्त कर सकते हो, क्योंकि ये संवैधानिक संशोधन है तो 2/3 बहुमत चाहिए दोनों सदनों में। जो आपके पास नहीं है या नहीं है वो तो उस वक्त सिद्ध होगा, परंतु उस वक्त आप अपना विचार भी रख सकते हो और वोट भी कर सकते हो। किसी भी सरकार के विधेयक को या संविधान संशोधन को सदन में पेश न होने देना और इस तरह का व्यवहार करना, ये क्या लोकतंत्र में उचित है क्या? देखिए, गृहमंत्री ने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया कि इसको पास कराएंगे कैसे, लेकिन अब बिल लेकर के आई है सरकार और वो कह रहे हैं सहयोगी हमारे साथ हैं, तो आगे का भी गणित, आगे का भी इंतजाम कुछ सोचा तो उन्होंने होगा। लेकिन पहले हम ये बात पूछें त्रिपाठी जी, 40 मिनट का इंटरव्यू केवल एक मुद्दे पर था, इस बिल के ऊपर, और होम मिनिस्टर ये इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर इससे पहले बिहार की रैली में इसकी बात कर चुके हैं। तो इसका मतलब साफ है कि सरकार के एजेंडे में इस वक्त चुनाव में जाते हुए ये कानून सबसे ऊपर है। तो केवल माहौल बनाने के लिए है या वाकई ये कानून बनाने की भी तैयारी है? देखिए, वैसे तो जनसंघ की स्थापना से भारतीय जनता पार्टी भी छोड़ दें, लेकिन कम से कम नरेंद्र मोदी के शासनकाल में कुछ भी माहौल बनाने के लिए नहीं आता है। और जैसे ही ये वाला भ्रम होता है कि माहौल बनाने के लिए आया है, तो माहौल बन जाता है और वो हो जाता है। और इस देश में 370 कभी हटेगा, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। हर कोई कहता था कि संभव ही नहीं है भाई, कौन जाएगा उस पर हाथ डालने। देश में 20% मुस्लिम आबादी है, सीधे सीधे वोट बैंक है, किसका दिमाग खराब है उसके साथ चला जाएगा। अच्छा, आप कर कैसे लोगों, इतनी तो मुश्किलें हैं, लेकिन इन्हीं अमित शाह ने करके दिखा दिया था। सवाल इससे आगे का अब खड़ा हो गया है। नंबर जुटाना, ये भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, उनकी चिंता है। अमित शाह गृह मंत्री हैं, वो करेंगे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। देश के सामने ये सबसे बड़ा मुद्दा नहीं हो गया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार एक सरकार जो 2/3 बहुमत जिसके पास नहीं है, जिसको अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल किया जाता है ब्रूट मेजॉरिटी। कल भी हम लोग कह रहे थे, वो डेरेक ओब्रायन साहब, उन्होंने लिख दिया था कि हम तो जेपीसी में नहीं शामिल होंगे। क्या फायदा है भाई, नंबर का खेल होता है। जिस सरकार के पास ऐसी ब्रूट मेजॉरिटी नहीं है, ऐसा नंबर नहीं, वो कह रही है हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून लाएंगे, जेल को पीएम सीएम का घर दफ्तर नहीं बनने देंगे। अमित शाह कह रहे हैं कि भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि 2 साल तक किसी को बेल एप्लीकेशन पड़ी रही, मेरे साथ हुई है। और उसके खिलाफ क्या वोट कौन करेगा भाई? और वोट करेगा तो अंत में तो जनता तय करेगी ना। और आज उन्होंने एक और बड़ी बात कही, जिसको मुझे लगता है अगर आगे चर्चा करना होगा तो उसको और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उन्होंने वो भी कहा जो बार बार लोग कहते हैं, विधिक पता नहीं, एक तरीका हो गया है कि कुछ भी हो जाए तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन। एंटी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है भाई? 2 साल की सजा होने पर कुर्सी जाती है तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। हाईकोर्ट उसको फिर से बहाल कर देता है। अभी तो अब्बास अंसारी की हुई है। देश ऐसे चलता है ना? या देश ऐसे चलेगा कि नहीं, जब तक पूरी तरह से सजा ना हो जाए उसको भ्रष्टाचारी रहने दो, उसको मौज करने दो, उसको सीएम पीएम जो भी बने रहने दो, और हम कहेंगे नहीं, संविधान की बड़ी चिंता हम कर रहे हैं। ठीक है। देश देख रहा है भ्रष्टाचार के विरुद्ध कौन लड़ाई कर रहा है और भ्रष्टाचार को चुपचाप कौन बचाने की भ्रष्टाचार। अभी आपने कहा कौन विरोध कर पाएगा इस बिल का? क्यों नहीं करेंगे विरोध? कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई ये बिल तो है, ये बिल चुनी हुई सरकारों को एजेंसियों के दम पर गिराने के लिए लाया गया है। भाई उनके पास अपना आधार है इस बिल का विरोध करने का। सरकार इसको बना रही है करप्शन का मुद्दा तो करप्शन ही है ना। आधार तो पार्टियां ले आएंगी, भाजपा अपना तर्क देगी, कांग्रेस और दूसरी पार्टियां अपना तर्क देंगी, लेकिन मूल मुद्दा क्या है? मूल यह है कि भाई देश में कोई भी व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार में फंसता है तो वो अपने पद पर नहीं रह सकता, सरकारी नौकरी में नहीं रह सकता, किसी भी जगह नहीं रह सकता। और जो खुद अमित शाह ने इस इंटरव्यू में भी कहा कि भाई राहुल गांधी उस वक्त क्या कर रहे थे, नैतिकता की छवि बनानी चाहते थे, आज उनको कुछ नहीं करना, आज लालू जी का हाथ पकड़ के घूम रहे हैं। अभी तो देश तो देखेगा ना ये। वो भी सुनाता हूं मैं आपको सर। लेकिन आपने कहा माहौल बनाने के लिए नहीं है, सरकार लाई है तो भ्रष्टाचार पर देश के सामने मैंडेट लेने की कोशिश है। नहीं तो इसको पास कराने का भी बंदोबस्त किया होगा। पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश नहीं करेंगे तो अगला चुनाव इसी मुद्दे पर हो। सर आप बताइए, सिर्फ माहौल बनाने के लिए या पास कराने के लिए? और पास कराएंगे तो कैसे कराएंगे? 70 सांसदों का साथ कहां से आएगा? और देखो, राजनीति में जो भी सरकारें कदम उठाती हैं वो सफल हों असफल हों, वो माहौल तो बनाने के लिए बनाया जाता है उससे।
भाई 370 का माहौल तो जनसंघ के जमाने से शुरू हुआ था बनना, बनते 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 2019 5 अगस्त को वो फलीभूत हुआ। तो माहौल तो तब से बन रहा था ना। अब ये मुद्दा ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार का मुद्दा। भ्रष्टाचार का मुद्दा तो जब से मैंने होश संभाला है तब से इस देश की राजनीति में महत्वपूर्ण है। जब नेहरू जी की सरकार थी उस वक्त भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा, वो खुद फिरोज गांधी ने उठाया था। और उसके बाद फिर है कृष्ण मेनन, वो जो है जीप घोटाले वाला, 1974 का पूरा जयप्रकाश आंदोलन ही भ्रष्टाचार के खिलाफ था। मूल मुद्दा क्या था? भ्रष्टाचार। गुजरात की सरकार, बिहार की सरकार, गुजरात सरकार बर्खास्त हुई, फिर बीपी सिंह आए, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आए। याद करिए, वो फोर्स तोप और किर्लोस्कर पर छापे और उस पर छापे, तमाम जगहों पर छापे पड़े, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आए। उसके बाद जब बीजेपी ताकत पे आई तो वही भ्रष्टाचार को मुद्दे को लेके हमेशा, तो भ्रष्टाचार का शाश्वत मुद्दा है इस देश में जी, है ना। और ये सरकार भ्रष्टाचार के प्रति वाकई गंभीर थी तो 2014 से लेकर 2019 तक जिनके पास ब्रूट मेजोरिटी थी, जिसको अर्जी कह रहे हैं, जो ब्रूट मेजोरिटी 283 प्लस एनडीए 352 के आसपास था, और फिर 303 प्लस एनडीए मिला के 393 तब है 393 तब ब्रूट मेजोरिटी, तब ले आते बिल, आराम से पास भी हो जाता और झंझट ईमानदारी भी समझ में आ जाती। अब आपके पास जब नहीं है मेजोरिटी तो आप मेजोरिटी लेने के लिए क्या करेंगे? तोड़ फोड़ करने के लिए। उसमें कौन से पर्दे के पीछे डील होगी? उसमें क्या आश्वासन होंगे? क्या सियासी चालबाजियां होंगी कि नहीं होंगी? तो ये भी प्रश्न उठेगा। वैसे अभी जो आपने बात की, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन इसकी जरूरत तो केजरीवाल साहब के तिहाड़ जेल से सरकार जाने के बाद पड़ी ना, वो तो इस साल की बात है। वो तो समीर जी ने केजरीवाल साहब के नाम पर ही वो बिल को एट्रीब्यूट कर दिया था पिछले अपने शो में, याद करिए, आपके साथ ही डिस्कशन हो रहा था। मैं कह रहा हूं लेकिन मैं देखिए, जो सजा वाला भी बोला ना अभी किसी ने कि 2 साल की सजा होती है तो 2 साल, पर सजा हो जाती है जब सजा, यानी कोर्ट से एक कोर्ट की एक श्रेणी से आदमी सजा याफ्ता हो जाता है। एक सेकंड, आप जो बात कह रहे हैं वो भी वो बयान है उनका, मैं सुनाऊंगा। तो नहीं तो, यानी सजा हो जाती है, आरोप कोर्ट, सेशन कोर्ट में सिद्ध हो जाता है, ट्रायल कोर्ट में, उसके बाद फिर उसको रिलीफ हाई कोर्ट से मिलती है, सुप्रीम कोर्ट से मिलती है, वो अलग बात है। लेकिन और वो बिल भी इसी संसद ने पास किया। पहले 3 साल का मसला था, बाद में 2 साल हुआ। वो अध्यादेश राहुल गांधी ने फाड़ा था जो, जिसमें 3 साल वाला मसला। खैर, मैं जो बात कर रहा था वो कि देखिए, भ्रष्टाचार पर कितने आप गंभीर हैं ये कई बार साबित हो चुका है। आज सारे दिन पर दागी नेता थे, सब आपके साथ हैं और सब साफ सुथरे हैं। तो ये इसकी क्या, मैं इस बिल के पक्ष में हूं, लेकिन कुछ सेफगार्ड के साथ। फिर यह भी तय हो कि जो एजेंसी मुकदमा करेगी, अगर व्यक्ति छूटता है 2 साल 3 साल बाद, तो उस एजेंसी पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी आपने कहा कि कहां से लाएंगे ये नंबर, तोड़फोड़ करेंगे, भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना। भाई प्रलोभन दिया जाएगा, तोड़फोड़ की जाएगी, कुछ तो वो भी कहां से आएगा? सियासी सौदेबाजी तो होती है। पहले नंबर की बात कर लेते हैं, फिर आगे, क्योंकि वो बिल के प्रोविजंस और उसके खिलाफ क्या और उसके समर्थन में क्या तर्क दिया गृह मंत्री ने, वो आगे हम लोग बात करेंगे। क्योंकि लेकिन उन्होंने खुद कहा कि 2/3 की जरूरत है, और 2/3 सच बात है कि सरकार के पास नहीं है। मैंने आपको बताया लोकसभा में उनको एनडीए के इस वक्त जितने घोषित साथी हैं उनके अलावा 69 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। अब इसमें वाईएसआर के 4 आप जोड़ लीजिए, समर्थन कर सकते हैं। वो इंडिपेंडेंट 7 हैं, उसमें से 4 भी आप जोड़ दीजिए तो भी 61 सांसदों की जरूरत पड़ती है। बीजेडी का मुझे मालूम नहीं, रुक गया है। साहब तो जेल, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में रहे। अब ये 60 सांसद भी और कहां से आ जाएंगे? ऑपोजिशन में अगर आप देखें तो ठीक आप कह रहे थे, 99 कांग्रेस के हैं, समाजवादी पार्टी के 37, तृणमूल कांग्रेस के 28, डीएमके के 22। इनमें से कोई टूटेगा क्या? शिवसेना यूबीटी के 9 हैं। शिवसेना यूबीटी क्या साथ दे देगी सरकार का इसमें? एनसीपी पवार साहब की जो है उसके 8 सांसद हैं, फिर उसके बाद लेफ्ट के 8, आरजेडी के 8, मतलब आम आदमी पार्टी जिसके नाम पे बिल आ रहा है उसके 3 हैं। कहां से आएगा ये नंबर? मतलब ऑपोजिशन, अगर इंडिया ब्लॉक टूटेगा तो कैसे? मुझे लगता है ये सवाल ही गलत है। अभी सवाल का कोई आज तो एक मायने नहीं है। पहली बात कि नंबर कहां से आएगा, नहीं आएगा। एक तो समझना चाहिए कि जो बिल लेकर आई सरकार, वो कैसे प्रोजेक्ट करती है और कैसे कन्विंस करती है। हमेशा हम ये क्यों सोचते हैं कि तोड़फोड़ करेंगे? अभी महिला बिल को पास करवाया है ना इस सरकार ने, उससे बड़ा बिल तो कोई आया नहीं है। तो सरकार क्या सभी दलों को ये कन्विंस कर सकती है कि नहीं कर सकती कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और आपको साथ होना चाहिए? ठीक है, यदि ऐसा होता है तो वो सबको साथ लेकर आ सकती है। हालांकि मुझे अभी नहीं पता कि इसमें, अब अमित शाह जी ने कहा तो ज़रूर होगा, क्योंकि मुझे लगता है इसमें 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग का होना चाहिए अमेंडमेंट। तो एब्सेंट कराए जाएंगे? नहीं, उसमें तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट में कोई ज़रूरत नहीं है एब्सेंट कराने की।
कुछ करने की, और उसकी भी जरूरत पड़े तो एब्सेंट भी करवाया जा सकता है। आपने वो 5 अगस्त 2019 को याद कीजिए। 370 पर ये हुआ था। तो लेकिन अभी सरकार कैसे माहौल बनाती है और अभी जेपीसी में उसका क्या रूप निकल कर आता है, बहुत सारी चीजें होगा ना कि अमेंडमेंट भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है ना कि अब जो आज बिल पेश कर दिया वही होगा। पहले जेपीसी में क्या डिबेट होती है, उस पर क्या बात होती है, सरकार किन बातों से कन्विंस होती है, सरकार किन बातों से कन्विंस करती है लोगों को। जैसे मुझे इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा ऐतराज वाला लगता है, क्योंकि करप्शन के खिलाफ लड़ाई, पॉलिटिकल मॉरलिटी की बात तो सभी लोग हाँ करेंगे, ठीक है, इसमें कोई भी पार्टी नहीं है जो विरोध भी कर रही है, वो भी इसके लिए विरोध नहीं कर रही है, वो तो इसके मिसयूज पर विरोध कर रही है जी। तो पॉलिटिकल मॉरलिटी की बात अलग है, लेकिन इसमें जो सबसे ऐतराज वाला लाइन मुझे लगती है वो ये है कि प्रधानमंत्री जी को ये अधिकार दिया गया है कि उनकी एडवाइस पर राष्ट्रपति मुख्यमंत्रियों को बर्खास्त कर दे, और मेरी जितनी समझ है उसे मैं एंटी फेडरल स्ट्रक्चर के तौर पर देखता हूँ। ये मेरी समझ है, जरूरी नहीं है कि सरकार ने कैसे दिया है, विपक्षी दल कैसे देख रहे हैं, तो बहुत सारे हो सकता है सरकार उसको बाद में बदल दे, क्योंकि उस पर तो मुझे नहीं लगता कि कोई। लेकिन इसकी नौबत कैसे आती है जब उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि अगर 30 दिन में बेल नहीं है और आप हिरासत में हैं तो 31वें दिन ऑटोमेटिकली आपकी कुर्सी चली जाएगी। इसमें ऑन एडवाइस का रोल इस्तीफा देने के नहीं, एडवाइस तो बर्खास्त करेंगे ना, वो बर्खास्त कर देंगे। भाई आपने इस्तीफा नहीं दिया तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि बर्खास्त कर दें इसको। वही तो लॉ है, मतलब वो एक टेक्निकलिटी है जो आप बता रहे हैं, मगर टेक्निकलिटी नहीं है, ये बहुत बड़ा बात है सर। प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर रहा है चीफ मिनिस्टर के लिए, ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनली समझिए बात को। और मैं बता रहा हूं, आज मैं लिख कर दे देता हूं, ये सरकार जब जेपीसी में बिल लाएगी इस अमेंडमेंट को तो चेंज करेगी ही, क्योंकि ये कोई भी स्वीकार नहीं करेगी और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, 2/3 मेजोरिटी पर अमित शाह जी ने कहा, तो मैं उनसे ज्यादा तो समझता नहीं संविधान को, तो वो कैसे कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तोड़फोड़, हम हमेशा तोड़फोड़ समझते हैं, सरकार कन्विंस भी तो कर सकती है ना कि तो करप्शन के इशू को इतना बड़ा इशू होम बना दिया। मिनिस्टर को बिल इंट्रोड्यूस करने के समय पास नहीं होना था, उस दिन बोलने नहीं दिया, नहीं तो वो तो उस समय आपने माइक पकड़ लिया। देखिए सर, ऐसे है आराम से जो किया था होम मिनिस्टर साहब ने, उस समय तो यही होना था। उन्होंने तो बिल भी नहीं बताया था लोगों को, और आप कह रहे हो कि कन्विंस नहीं किया। आपने तो बिल भी नहीं बताया लोगों को कि क्या बिल लेकर आ रहे हो। ठीक है, ये भी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, एंटी पार्लियामेंटरी है। मैंने ये बात इसलिए कही कि बिल इंट्रोडक्शन पर जब इतना विरोध है तो आपको लगता है कि हाँ, तब भी कन्विंस किया जा सकता है। दो बातें अलग अलग है ना सर। बिल इंट्रोडक्शन पर तो आपने बताया ही नहीं कि बिल क्या है। ठीक है, बिल इंट्रोडक्शन के वक्त आपने बताया नहीं। सरकार चाहे तो कन्विंस करने की प्रयास करेगी, और हो सकता है कन्विंस जो है कन्विंस वाले मामले में, जैसे एक उदाहरण दिया इन्होंने महिला बिल का, महिला बिल में ओवरऑल ऑलमोस्ट सहमति थी, उसका कोई विरोध 30 साल लगे उस बिल को। इसमें अब किसान कानून में कहां कन्विंस कर पाई सरकार। अच्छा ठीक है, वापस जाना पड़ा ना। एक सेकंड सर, ये जो 2 साल वाली बात हुई, समीर जी ने एक लाइन तथ्य ठीक रहे, किसान कानून बाकायदा पारित कर दिया था, वापस नहीं, किसानों कहां कन्विंस कर पाई। अच्छा चलिए एक सेकंड सर, पारित हो गया, सदन की बात कर रहा हूं। पारित हुआ था। सर मैं पार्लियामेंट के फैक्ट की बात कर रहा फैक्ट की बात है, तो वोट डिवीजन मांगने के बाद वोट डिवीजन नहीं हुआ था, तो वो सब भी तो है ना। चलिए समीर जी, पहले आप ही बताइए, हुआ था भाई। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वोट उससे नहीं हो सकता, वॉइस वोट के पास। मुझे दो बातें बताई गई, क्योंकि सब इधर-उधर हम लोग भी बात करते रहते हैं पत्रकार सबसे। वो कन्विंस करके नहीं पारित हुआ। एक किसी ने मुझसे कहा कि ये सरकार कंचे नहीं खेलती, ये लेकर के आई है अगर तो सोच समझ के लाई है और कुछ इंतजाम करके लाई है। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति ने मुझसे ये भी कहा कि सरकार को ये लगता है कि बिल चाहे पास ना भी हो, माहौल तो बनता ही है, माहौल तो बनेगा, ये कहने का तो मौका मिलेगा। ये बड़ा मुद्दा बनेगा देश की राजनीति। इसके खिलाफ भी लोग हो सकते हैं कि जेल से सरकार ना चले, ऐसे लोग भी, ऐसी पार्टियां भी हैं देश के अंदर। तो केवल माहौल बनाने के लिए यह कानून बन पाएगा कभी? देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब कोई बिल लाने का प्लान करते हैं या सरकार बिल लाने का प्लान करती है तो उस पर बहुत प्रॉपर होमवर्क करके वो लोग आते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई आनंद फानंद बिल ले आएंगे जिसके पीछे कोई तैयारी नहीं होगी। अमित शाह भी जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी जानती है और सरकार भी जानती है कि भाई ये संविधान संशोधन बिल 130 संविधान संशोधन बिल जो लेकर आना है उसके लिए आपको 2/3 मेजोरिटी लगेगी। तो अमित शाह भी जानते हैं कि लोकसभा में और राज्यसभा में उनकी 2/3 बहुमत उनके साथ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो सरकार जो मानसून सत्र में लेकर आई है, सरकार को इसको पास कराने की कोई बहुत जल्दी नहीं है। अभी कोई मुख्यमंत्री जेल में है नहीं, अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री कोई जेल में है नहीं, कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं जिसके खिलाफ ऐसी जांच चल रही हो, जिससे गिरफ्तारी की तलवार लटकी हो, तो ऐसी स्थिति में ये बिल काम आएगा। अभी सरकार के पास बहुत लंबा समय इस चीज के लिए। सरकार मानसून सत्र में जरूर लेकर आई है,
मुझे लगता है सरकार शीर्ष सत्र में भी इसे पास कराने के फ्लोर पर लेकर आएगी। सरकार बजट सत्र तक इसको लेकर जा सकती है। सरकार इसको लेकर अभी पूरा माहौल बनाएगी, पूरे देश के अंदर इसको चर्चा में करेगी, बिहार चुनाव में इसको चर्चा करेगी और यह बताने की कोशिश करेगी कि सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जीरो टॉलरेंस करप्शन पर जो केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एटीट्यूड है, वह विपक्ष किसी भी स्थिति में कानून के रूप में लागू करना देना नहीं चाहता। और मुझे लग रहा है कि सरकार इस बात के लिए तैयार है कि हमारे पास अगर 2/3 मेजोरिटी नहीं है, अगर यह बिल गिरता भी है, तब भी सरकार की उसके अंदर जीत होगी कि सरकार कहेगी कि देखिए इतना बड़ा मामला था, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम इतना बड़ा मामला कानून लेकर आ रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री को भी उसमें सजा का प्रावधान था कि अगर उनके ऊपर भी गिरफ्तार होते हैं तो प्रधानमंत्री की कुर्सी भी चली जाएगी। जो किरण रिजिजू ने कल कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने को भी उससे अलग नहीं किया, उन्होंने अपने आप को शामिल किया, तो प्रधानमंत्री मोदी तक को जो कानून सजा देने की स्थिति में था, विपक्ष ने उस कानून को भ्रष्टाचार के लिए कि भविष्य में अपने लिए रास्ता बचा रहे। विपक्ष चाहता है कि भ्रष्टाचार इस देश में बना रहे, भ्रष्टाचार करने वाले कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इस देश में बने रहे आने वाले समय में, और इसलिए विपक्ष ने इसका विरोध किया है। मुझे लग रहा है कि अगर ये बिल पास होगा तो भी केंद्र सरकार के हित में जाएगा और नहीं पास होगा तब भी केंद्र सरकार के लिए विन-विन सिचुएशन, निश्चित रूप से सरकार के लिए विन-विन सिचुएशन। ये तो ऐसा है कि बिना एग्जाम दिए डिग्री लेने का, क्योंकि नवंबर से पहले, विंटर सेशन से पहले ये बिल आना नहीं है, उससे पहले पूरा माहौल आप बिहार चुनाव में इसको कर लें। वहां पर बिहार चुनाव में आप SIR का जो एक जवाब हो सकता है, ये जो है क्या कहते हैं उसको, कास्ट सेंसस का जवाब हो सकता है, उसके जवाब में एक करप्शन पर और खासतौर से लालू जी का जो पूरा का पूरा पॉलिटिक्स है उस पर आप एंटी करप्शन के ऊपर जा सकते हैं। ये बिना एग्जाम के, ये बिना एग्जाम के डिग्री हासिल करने जैसा है। बस 2 फोटो लगा दीजिए। क्या एक इस देश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को बाहर करो, बेईमानी करे, भ्रष्टाचार करे, कुछ भी करे, संविधान में ही किया था ना सर, संशोधन करके। और दूसरे नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने खुद को शामिल, बाहर कहाँ किया गया प्रधानमंत्री? सर प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव मुकदमा चला था नहीं चला? सर प्रधानमंत्री को बाहर किया गया। कब किया गया? प्रधानमंत्री को इंदिरा गांधी ने, नहीं वो 39 अमेंडमेंट वो उसके बाद वो वापस हुआ ना। नहीं वो तो वो दूसरी बात कह रहे हैं, उन्होंने किया लेकिन उसका वापस हुआ। सर आप कुतर्क कर रहे हैं। इंदिरा गांधी ने किया था कि नहीं, एक लाइन की बात है, उसके बाद क्या वो छोड़िए ना। इंदिरा गांधी ने अपने आप को इससे बाहर किया कि हम भ्रष्टाचार करें, हमारे ऊपर माल नहीं चलेगा, इतनी सी बात है। अब आप करें उसके बाद कौन सा चला, दोनों का फर्क है ना। एक प्रधानमंत्री अपने आप को उसमें शामिल करा रहा है, एक प्रधानमंत्री ने अपने आप को उससे बाहर, वो प्रधानमंत्री शामिल करा रहा है जिसकी सरकार में, जिसके सहयोगी में सारे भ्रष्टाचारी शामिल हो गए। नहीं वो एक अलग बात हुई सर, ये भी है, ये फैक्ट रख दीजिए ना। तो आप लड़िए ना, आपका तो इतिहास इतना जानकारी, ये फैक्ट भी रख दीजिए ना। अच्छा एक सेकंड, अब ये फैक्ट जो है वो है ना सर, एक दो बातें और सुना देता हूं आपको। अभी बात हुई ये राहुल गांधी वाली बात आपने कह दी ना, तो पहले राहुल गांधी पर जो उन्होंने आज बोला इंटरव्यू में कि ये राहुल गांधी मनमोहन जी की सरकार में ऑर्डिनेंस लेकर के लालू जी को जब जेल हो गई तो बचाने के लिए उस कानून को जो बना हुआ है दशकों से कि अगर 2 साल से की सजा हो जाए तो कोई भी जनप्रतिनिधि हो उसकी कुर्सी चली जाएगी, 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा, उसको हटाने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया लालू जी को बचाने के लिए, और वो ऑर्डिनेंस फाड़ दिया राहुल गांधी ने। हाँ प्रतीकात्मक तौर पर, हाँ क्योंकि वो बाद में कहा कि एक्चुअली फाड़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा था इट इज नॉनसेंस। लेकिन सरकार ने विड्रॉ कर लिया ना। उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा था इट इज शेयर नॉनसेंस, बकवास है ये कानून, ये ऑर्डिनेंस, और ऑर्डिनेंस वापस भी हो गया। किताबों में लिखा गया कि उससे कितने आहत थे मनमोहन सिंह जी ने इस्तीफा देने के बारे में भी सोचा था, इसकी चर्चाएं की थी अपने सहयोगियों से। बहरहाल आज अमित शाह कह रहे हैं कि वही राहुल गांधी लालू यादव के गले लग रहे हैं बिहार में। लालू यादव उनके सबसे बड़े सहयोगी हैं जो सजा याफ्ता हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चल सकता देश में। मनमोहन सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई कि 2 साल की सजा हो तो भी अपील का स्टेज बाकी है तो उनकी सदस्यता नहीं जाती है। यही मॉरल ग्राउंड था जो आप कोट कर रही हो। तो एक ऑर्डिनेंस लेकर आए कि हम इसको बदल दे रहे हैं, ऑर्डिनेंस से बदलने का कैबिनेट ने प्रस्ताव भी किया। यही श्री राहुल गांधी इसको कंप्लीट नॉनसेंस कहकर सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़े थे ऑर्डिनेंस को, और देश की कैबिनेट ने और देश के प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उनकी पार्टी के ही प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उसका मॉरल ग्राउंड पर उन्होंने मखौल उड़ाया था। और मनमोहन सिंह एक सॉरी फिगर बनकर रह गए थे पूरी विश्व के सामने। आज वही राहुल गांधी बिहार में सरकार बनाने के लिए सजा हो गई, वो लालू प्रसाद जी को गले मिल रहे हैं। ये ड्यूअल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? लालू जी के वो ऑर्डिनेंस फाड़ने का
लालू जी के बचाने के लिए जो ऑर्डिनेंस मनमोहन सिंह लाए थे, वो ऑर्डिनेंस को फाड़ने का राहुल गांधी का औचित्य क्या था? अगर उस दिन वो मोरालिटी थी तो आज नहीं है क्या? क्योंकि आप लगातार 3 चुनाव हार चुके हो। मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स चुनाव के जय पराजय के साथ जुड़े नहीं है। मोरालिटी के स्टैंडर्ड सूर्य और चंद्र की तरह हमेशा अपनी जगह पे स्थिर रहने। अब बताइए सर, किसके पास है हाई मॉरल ग्राउंड? नहीं, राहुल गांधी के पास या इनके पास? अब वो पता नहीं है, स्मिता जी ने पूछा कि नहीं पूछा कि प्रधानमंत्री एक दिन पहले 77,000 करोड़ घोटाले की बात करते हैं भाषण में और अगले दिन अजीत पवार शामिल हो जाते हैं, तो वो मॉरलिटी का स्टैंडर्ड क्या है? और लालू जी कन्विक्टेड हैं। ओम प्रकाश चौटाला के जो दुष्यंत चौटाला के पिताजी अजय चौटाला भी तो कन्विक्टेड थे। वो तो बाकायदा उस मीटिंग में शामिल हुए थे जो एनडीए की मीटिंग हुई थी 29 जिलों की, वो भी तो कन्विक्टेड थे। अगर कन्विक्शन का ही सवाल है तो सवाल ये है कि स्टैंडर्ड चंद्र सूर्य की तरह अटल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो अपने हिसाब से परिस्थिति के हिसाब से बदल भी तो जाते हैं ना, कि हमारी कमी आपकी कमी ज़्यादा उजली है। भाई पहला काम तो ये करना चाहिए सत्ताधारी दल को, चूंकि सरकार उनकी है, वही बिल ला रहे हैं कि जितनों पर मुकदमे चल रहे हैं गंभीर अपराध भ्रष्टाचार कर, उनको पार्टी से निकालिए, पदों से निकालिए, उनके पहले मुकदमे ट्रायल में करवाइए। अब वो विधायक होकर आ जाए, शामिल करिए, तब भ्रष्टाचार का स्टैंडर्ड पता लगेगा ना। अच्छा, इसमें उन्होंने ये भी कहा जो आपने बीच में बात छोड़ी, एक बस एक सेकंड सर, ब्रेक भी हो जाएगा, आप बोलिएगा, मैं बस एक पॉइंट और दे रहा हूं जो इंटरव्यू में उठा। उन्होंने ये कहा, जब ये सवाल हुआ कि भाई आरोप है, उन्होंने पूछा गृह मंत्री ने, आप मुझे बताइए इसमें विपक्ष का ऐतराज क्या है, आप विरोधी दलों ने जो आपको ऐतराज बताया वो बताओ आप मुझे। तो उन्होंने कहा कि ऐतराज ये है कि आप एजेंसियों का इस्तेमाल करके सरकारों को गिराएंगे, मुख्यमंत्री को जेल में डालो, 30 दिन तक एजेंसी आपकी है, ऐसी दफा लगा दो, 30 दिन तक बेली ना हो। उन्होंने कहा मतलब आप मानते हैं इस देश में कोर्ट्स नहीं है, कोर्ट खत्म हो गए हैं, जेल में कोर्ट डालती है, एजेंसी नहीं डालती, ये बात उन्होंने कही। फिर उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा 5 स्तर की अपील का प्रावधान है जिसमें अंतिम है कि 30 दिन में बेल ले लो। उससे पहले भी 4 स्टेजेस ऐसी हैं जिसमें रिलीफ के लिए अदालत जाया जा सकता है। गिरफ्तारी से पहले भी आदमी रिलीफ के लिए जाता है, एफआईआर क्वॉश कराने के लिए जाता है, समन आता है तो उसको रुकवाने के लिए जाता है, तो वो सब भी है उनके पास, प्लस 30 डेज है। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे तो जो 2 साल की सजा होने पर सदस्यता चली जाती है, जो राहुल गांधी की गई थी, वो भी कह सकते हैं कि भाई मेरे पास अपील का अभी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाने का विकल्प है, तो उस कानून को भी रद्द कर दो। उसकी भी क्या जरूरत है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट सजा नहीं देगा तब तक सदस्यता बनी रहेगी? बताइए, इसमें लॉजिक में दम है? अभी बात कर रहे हैं, अभी कर लेते हैं। नहीं, एक तो ये तो दोनों का लॉजिक ही नहीं है, बैलेंस की बात नहीं है। मतलब किसने सवाल पूछा, किसने जवाब दिया, मुझे नहीं समझ आ रहा। एक पैरेलल ही नहीं है ना, एक में कन्विक्शन हो गया है, एक में एफआईआर हुई है, ये क्या पैरेलल है? इस पर मैं तो बहस ही नहीं कर सकता कि पैरेलल ही नहीं है। कन्विक्शन जब हो गया तो उस कानून पर क्या बात कर रहे हैं? और जो राहुल गांधी ने किया, मैं राहुल गांधी के सपोर्ट या उसकी बात नहीं कर रहा, आप उसे कहते हैं मखौल है। और आपने ये इंटरव्यू पूरा सुना है, तो जिस बात का वो जवाब दे रहे हैं उसी में वो कह रहे हैं कि मेरे साथ भी तो ऐसा हुआ था, तो उस समय कोर्ट नहीं थे। आपने सुना है पूरा इंटरव्यू? मैंने पूरा इंटरव्यू सुना है। सर आप क्यों मुझे इतना हल्के में लेते हैं? नहीं, तो उसमें उन्होंने ये तर्क दिया है, जब आपको बुला रहा हूं तो कुछ बात सुन के ही आऊंगा। तो उन्होंने ये तर्क दिया है कि भाई वहां पर उन्होंने ये कहा है, पहली बात तो ये कि ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, कन्विक्शन के लिए तो कानून आया नहीं है। कानून का बेसिक इतना सा स्कोप है कि जेल से सरकार चलाओगे क्या? हाँ, सिर्फ इतना स्कोप है। वो तो सरकार बार बार यही तो कह रही है। इस पर तो मैं कह रहा हूं ना, वो तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। और उन्होंने अपनी बात पर उन्होंने ये कहा कि मैं कन्विक्ट भी नहीं हुआ था, उसके बावजूद मैंने कुर्सी भी छोड़ी, और जब तक बरी नहीं हो गया तब तक मैं पद पे आया भी नहीं। वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि कोर्ट, मतलब जो सवाल आज खुद कर रहे हैं अमित शाह जी कि भाई कोर्ट और ये सारी व्यवस्था है, तो उन्होंने कहा मेरे ऊपर तो ये सब चल गया ना, तो उनके समय में कोर्ट था, सब व्यवस्थाएं थी। मैं ये कह रहा हूँ वो मुद्दा ही नहीं है। और इस मुद्दे को आप इससे मत जोड़िए, ये सरकार का एजेंडा है कि आप करप्शन को, आप यहाँ पर आ जाएंगे फिर कहेंगे आप करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं करप्शन के खिलाफ बात ही नहीं हो रही है। करप्शन के खिलाफ जेल में जाने पर कौन मना कर रहा है? नहीं सर, भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश है सर, इसमें तो कोई संदेह नहीं। भ्रष्टाचार तो राहुल गांधी का सम्मान करना चाहिए सरकार को, उसने तो कानून फाड़ा था, तो उस वक्त तो थी ना नैतिकता। और फिर ये ड्यूअल स्टैंडर्ड, लालू जी, एक सेकंड, लालू जी के लिए आपने कहा गले मिलते, बिल्कुल ठीक है, डबल स्टैंडर्ड है। आपके यहाँ तो वित्त मंत्री बना दिया आपने, जो खजाने की चोरी कर रहा है उसे वित्त मंत्री बनाकर बैठे और डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे। ये तो खैर अब इस कानून की बात हुई, अब इसकी नियति क्या है ये तो बिहार के इलेक्शन में, और फिर उसके बाद अगले सत्र में जब ये बिल लाते, जेपीसी की अगर रिपोर्ट आ जाए तो क्या होता है तो पता चलेगा।